हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 8 मई के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ अच्छे आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही भयानक घटना से। कल आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा विजाग गैस लीक, या अब उसको विजाग गैस कांड के नाम से भी जाना जाने लगा है। इसका कारण स्टीरीन गैस को बताया जा रहा है। आखिर ये स्टीरीन गैस होती क्या है, किस चीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो किस तरीके की फैक्ट्री थी जहाँ पर स्टीरीन गैस का यूज़ हो रहा था, और ये गैस कितनी ख़तरनाक असल में होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन एक्सप्लेन्ड पेज पर है, जहाँ इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कंपोजिशन होता है इसका, क्या यूज़ होता है, और किस तरीके से कल जो एक्टिविटी हुई उसमें क्या कुछ बातें सामने आई हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी की थोड़ा सा जिक्र यहीं पर कर लेते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी? आपको पता है हमारा जो संविधान है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करता है। इसका मतलब सिंपल सा है, जब लोअर कोर्ट हायर कोर्ट के डिसीजंस में बाइंड हो। मतलब यहाँ पे अगर आप कहें, इंडिया में कहें, तो सिंपल टर्म्स में आपको ये समझना है कि ऑल द लोअर कोर्ट, जितने भी लोअर कोर्ट हैं, ग्राम पंचायत से लेकर के हाई कोर्ट तक, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं, बाइंडिंग होती है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एप्टीट्यूड, एबिलिटी एंड स्किल, उसको समझना ज़रूरी है। एप्टीट्यूड का सिंपल मतलब है इनबॉर्न टैलेंट, आपके अंदर वो टैलेंट जो बचपन से होता है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बचपन से ही गाते हैं। कुछ लोग जिनको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। हर कोई तो पेंटिंग नहीं कर सकता ना, बहुत खूबसूरत नहीं कर सकता, लेकिन एक एप्टीट्यूड होता है शुरुआती दौर में, उसको आप एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। लेकिन जब उसको सिखाया जाए, उसको बताया जाए, जैसे मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, ये पता चल गया, अब आप इसको सीखने लगते हैं और आप इसको सॉल्व करने लगते हैं, तो आपकी एबिलिटी हो जाती है दैट यू हैव द एबिलिटी टू दैट यू कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, यू हैव एबिलिटी दैट यू कैन मेक अ गुड पेंटिंग, राइट। स्किल, जब उसी को हम और प्रैक्टिस में ले आएँ तो वो हमारा स्किल बन जाता है। आपको मैथमेटिक्स इतने अच्छे से आती है कि आप उसको कितने भी लोगों को पढ़ा सकते हैं, वो आपका एक स्किल बन जाता है। आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती है कि आप उसको करोड़ों में बेच सकते हैं, वो आपका स्किल हो जाता है जब वहाँ पर आपको आउटपुट दिखने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिडबी, सिडबी की बात यहाँ पे डिटेल में करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आखिर सिडबी है क्या। फुल फॉर्म पता है आपको? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किस तरीके का बैंक है, क्या किसी के अंडर में आता है, कब बना, क्या अभी 2 साल पहले बना, कब बना? देखिए, ये जो सिडबी है ये बैंक बनाया गया था 1989 में, याद रखिएगा 1989 में। लेकिन तब ये सब्सिडरी के तौर पे बनाया गया था। सिडबी से मिलता जुलता आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, इडबी। इडबी के सब्सिडरी के तौर पर सिडबी को बनाया गया था 1989 में, लेकिन उसके कुछ साल बाद, 8-9 साल के बाद, 1998 में, याद रखिएगा 1998 में इसको ऑटोनॉमी दे दी गई सिडबी को। तो बेसिकली जो स्मॉल सेक्टर होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, उनको ये फंड वगैरह प्रोवाइड करता है, और उस फील्ड में ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करता है। ठीक है, सिडबी के बारे में आपको पता चल गया। आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है। इसके पहले यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है मेंस के लिए। आपको बता दें, जो लोग इस चैनल पर आते हैं, खास करके जो इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है भाई, वरदान है। देखिए, द हिंदू वगैरह के क्वेश्चंस आपको जनरली मिल जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस पर क्वेश्चन को फॉर्म करना, मतलब आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसी पर आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो ये इससे अच्छी और बात कुछ नहीं हो सकती है। इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई किया कीजिए और लिखा कीजिए आप शब्दों में अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इसलिए अभी कोई वर्ड लिमिट नहीं दिया जा रहा है, 150 शब्द, 250 शब्द आप इसको टारगेट करके आंसर लिखें। 400-500 तक न मत जाइएगा, लेकिन 150 या 250 शब्दों में आपको आंसर्स को लिखना होता है जनरली। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस हैं और तीनों पे टॉपिक बेस्ड हैं। ठीक है, एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से क्या क्या है आप जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम आज देखेंगे, उसको ऐड करके लिखना है आपको। अभी जो रिसेंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे हज़ार के बारे में, अभी देखते हैं इसको एक्सप्लेन पेज पर क्या फैक्ट्स आपको वहाँ से मिलेगा, फिर आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक आया हुआ है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर, कि वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं ताकि पूरा का पूरा सिस्टम हम ऑनलाइन कर पाएँ, उसी पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको अभी आप लास्ट में लिखना है आपको। देखिए कौन कौन सा आर्टिकल है। पहला हो गया स्टूडेंट के ऊपर, जो एक्सप्लेन पेज पर है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। दूसरा आर्टिकल होगा द फ्यूचर ऑफ जस्टिस,
इसके बाद तीसरा आर्टिकल है रीडिफाइनिंग सिक्योरिटी, डिफेंस के ऊपर है। काफ़ी अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को या डिफेंस के पूरे सेक्टर को स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से इस समय में क्या नीतियाँ होनी चाहिए भारत सरकार की। और ये जो आखिरी आर्टिकल है ये राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी, और इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारे काम की हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं इस क्राइसिस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं विजाक गैस लीक से। इसमें देखिए बताया जा रहा है कारण क्या है, स्टीरीन। क्या होता है स्टीरीन? आपको बता दें कि ये जो पूरा काम हुआ है ये फैक्ट्री का नाम है एलजी पॉलीमर, और इसका नाम एलजी पॉलीमर कैसे पड़ा ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। कहाँ पर है ये? विशाखापत्तनम के आउटस्कर्ट एरिया में है, और वहीं पर ये जो फैक्ट्री है उसमें स्टीरीन का इस्तेमाल किया जाता था। स्टीरीन एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला है C8H8। आप इसका यहाँ पर देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हालांकि ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाएगा बट इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके काम आ सकता है कि स्टीरीन C8H8 इसका फॉर्मूला है, और इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड इन अ फैक्ट्री एज अ लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी आसानी से एवोपरेट हो सकता है, जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है तो वहाँ पे इस पर पूरा फ़र्क पड़ता है, और टेम्परेचर के जैसे बढ़ने पर ये एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो एक आइडियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसी को मेंटेन करना होता है स्टीरीन के लिक्विड फॉर्म को रखने के लिए, ठीक है। तो फैक्ट्री में इसका यही फॉर्म यूज़ होता है। यूज़ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। तो देखिए इसका यूज़ होता है पॉलीस्टीरीन के सिंथेसिस में। पॉलीस्टीरीन को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो प्लास्टिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें जो कि आप देखिए, इसको आप इमेज में देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये जो पैकेजिंग फॉर्म्स होते हैं, बॉटल ही है या कॉफ़ी कप है, ये प्लास्टिक के ग्लास हैं, आप देख पा रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको बनाने के लिए पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल किया जाता है, और यही काम एलजी पॉलीमर्स करती है, ठीक है। अब क्या हुआ जब ये गैस लीक हुआ, स्टीरीन गैस लीक हुआ, तो उससे क्या हुआ आपको पता है, न्यूज़ में आपने देखा होगा। एक बार फिर से जान लीजिए। ब्रेथलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है, दम घुटने लग जाता है लोगों का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को फेस करने लग जाते हैं लोग, आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाता है, इंडाइजेशन, नोजिया, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शसनेस। आपने देखा होगा लोग सडनली गिरे जा रहे थे, और एक जो बहुत ही भयानक सी तस्वीरें दिखाई जा रही थी कल टीवी वगैरह पे, तो लोग फेंट हो रहे थे। वही कंडीशन इसमें आ जाती है जब स्टीरीन गैस लीक होता है या लोग उसके सराउंडिंग्स में आ जाते हैं, तो ये सारी सिचुएशन आने लग जाती है, चक्कर आ जाता है, फेंट हो जाते हैं लोग, ये सारी स्थिति है। और आपको बता दें इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है। ये तो आपने शॉर्ट टर्म देखा कि लोग, कई सारी मासूमों की जानें चली गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है, इसको स्टडी किया गया है, और स्टडी के दौरान ये पता चला, एनिमल को इसके कांटेक्ट में लाया गया, और वहाँ से ये पता चला कि जो नर्वस सिस्टम है उसको काफ़ी अफेक्ट करता है ये। लीवर, किडनी, आई और नज़ल इरिटेशंस क्रिएट करता है, ठीक है, इनहेलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका, ये लॉन्ग टर्म रहता है, और स्टमक वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो अभी तक बताया गया है। फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। स्टीरीन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टीरीन गैस क्या है और कितना नुकसान कर सकता है एक इंसान का जब वो इसकी चपेट में आए। तो एलजी पॉलीमर की बात करते हैं, एक फैक्ट्री है ये, ठीक है। अब वो फैक्ट्री क्या एलजी पॉलीमर ही थी? तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, क्या पता क्वेश्चंस इनडायरेक्टली बन जाए। इस फैक्ट्री को लगाया गया था 1961 में, और इसका ओरिजिनली नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर। हिंदुस्तान पॉलीमर, एलजी पॉलीमर कैसे बना? हिंदुस्तान पॉलीमर मैन्युफैक्चर पॉलीस्टीरीन करता था, पॉलीस्टीरीन को बनाता था, और 1978 में जाके मर्ज हो जाता है मैकडॉवेल एंड कॉर्पोरेशन के साथ। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद 1997 में इसको ओवरटेक कर लिया जाता है साउथ कोरिया बेस्ड एक कंपनी के द्वारा, एलजी केम, और उसने फिर इसका नाम कन्वर्ट किया, रीनेम किया एलजी पॉलीमर, ठीक है। और ये पूरी कहानी वहीं से शुरू हुई है जो कल हुई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और आप देखिए एक के बाद एक इवेंट कैसे हो रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस का प्रकोप है चारों तरफ, और दूसरी तरफ
ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कल कई सारी घटनाएं घटी हैं और उसके बाद आज भी कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है पूरे माहौल में। खैर यहाँ पे जान लीजिए एलजी पॉलीमर्स के बारे में कुछ और चीज़ें, कि पॉलिस्टरीन का ये यूज़ करते हैं, कई कई तरीके से इस स्टरीन का ये फॉर्म यूज़ करते हैं। विशाखापत्तनम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये, RRV पुरम में लोकेटेड है। ठीक है, खैर इतना जाना ज़रूरी नहीं है, बट जान लीजिए। हाउ मच गैस स्टोर्ड, अब काम की बात पर आते हैं। अगर टैंक 2400 टन का है तो उसमें सिर्फ 1800 टन ही स्टेरीन को स्टोर किया जाएगा, ये ऑफिशियल्स बताते हैं। और कंपनी में कुछ ऐसा ही हुआ, 2400 के टन में 1800 टन ये स्टेरीन गैस था, लेकिन फिर भी ये लीक हुआ। कहा जा रहा है कि जब ये रीओपन करने वाले थे, क्योंकि 44 दिनों सारी चीज़ें बंद थी, फैक्ट्री भी बंद था, और उसके बाद जब ये रीओपन करने के लिए जाते हैं तो ये घटना घटी है। वर सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस। अब देखिए ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको मेंटेन करना है स्टेरीन गैस को स्टेबल रखने के लिए, वो इन्होंने किया हुआ था। 15 इंजीनियर और कुछ ऑफिशियल्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड भी, ताकि इनके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, स्टेरीन को स्टेबल करने के लिए, और जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो किया जा सके। तो पूरी तरीके से शट नहीं थी कंपनी, इसका मतलब है कि जो उसके मेंटेनेंस की चीज़ें थी वो हो रही थी। टेम्परेचर बढ़ना जैसे शुरू होता है तो इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो स्टेरीन है वो स्टेबल हो जाए। लेकिन कल ऐसा नहीं हो पाया, वो जो इनहिबिटर था उसने काम नहीं किया और ये स्टेरीन गैस लीक होना शुरू हो गया। वाई कुड द इनहिबिटर नॉट प्रिवेंट व्हाट हैपन, क्या हुआ? तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि इतने दिनों के बाद वो खुला और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से ऊपर हो गया, और जैसे 20 डिग्री से ऊपर हो गया तो इवेपोरेट होना शुरू हो गया स्टेरीन गैस, और जिसको ऑटो पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ऑटो पॉलीमराइजेशन मोड में चला गया जो स्टोरेज था टैंक में वो, और इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप इसको ट्राई करेंगे। डिस्कस मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल इन मिटिगेटिंग द डिफरेंट रीसेंट हजार्ड इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू प्रिवेंट सच मिस हैपनिंग। आपको बता दें, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ा, ठीक है, तो वो न्यूज़ आपके शुरुआत में आ सकता है, इंट्रोडक्शन में आप उसका यूज़ कर सकते हो कि कल की जो घटना है उसमें आप लिख सकते हैं विजाक गैस लीक का आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो आंसर होगा, उसके बाद का जो फॉर्मेट होगा, वो आपका इस मुद्दे पर होगा, कैसे मिटिगेट करना है, क्या लूप होल है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल के बारे में सोचना है इस क्वेश्चन पर, और आपको उस हिसाब से लिखना है। ये नहीं कि आपने पूरा विजाक गैस लीक को ही इसमें लिख दिया। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट या न्यूज़ के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है उस चीज़ को। बाकी का पूरा जो फॉर्मेट होगा उसके लिए आपको थोड़ा और पढ़ना है, रिसेंट कुछ और इवेंट देखने हैं कहाँ कहाँ पर ये दिक्कतें हुई। इसके अलावा भी रायगढ़ वगैरह में कल इवेंट हुआ था, उसको आप एक बार देख लेंगे कहाँ पर क्या दिक्कत रही, और एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल क्या है, इसको चेक करने के और क्या मेथड्स होते हैं, ऑफिशियल्स क्या मेथड्स हैं, क्या इंडिया में उसको यूज़ किया जाता है नहीं किया जाता है, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है द फ्यूचर ऑफ जस्टिस, मदान बी लॉकूर। काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। ये भी बात कर रहे हैं वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़ की, कि कैसे जुडिशरी में इसको लाना बहुत ज़रूरी है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह पर अपनाया जा रहा है, और उनमें से कोर्ट भी एक है। अब इसमें इन्होंने कोर्ट के कुछ काइंड्स बताए हैं, कुछ प्रकार बताए हैं। 3 तरीके के कोर्ट हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 कन्वेंशनल कोर्ट, जो आप देखते हैं नॉर्मल, जहाँ पर जज, लॉयर, लिटिगेंट तीनों फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, वो हो गया टाइप 1। टाइप 2 हो गया जो ऑनलाइन कोर्ट, जो अभी प्रेजेंट डेज में इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन कोर्ट, जिसमें कि जज फिजिकली प्रेजेंट होते हैं कोर्ट रूम में, ठीक है, और लॉयर और लिटिगेंट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं जज के साथ, और केस वहाँ पर चल सकता है, ठीक है। हालांकि इसका एक डिफरेंट अभी यहाँ पर तरीका अपनाया जा रहा है कि जो जज हैं वो अपने रेसिडेंस वगैरह से ही इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया टाइप 2। टाइप 3 पर आते हैं, ऐसा वर्चुअल कोर्ट वेयर देर इज़ नो जज, नो लॉयर, नो लिटिगेंट, ठीक है, कोई जज लॉयर लिटिगेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर डिसीजन ले रहा है बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ द लिटिगेंट। जो लिटिगेंट अपने वेरियस इनपुट्स को डाल रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर आप चूज़ कर पा रहे हैं वर्चुअल कोर्ट में। तो ये तीसरा फॉर्म हो गया, ठीक है। अ पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस।
अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि अगर आप वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं और ये जो ऑनलाइन तरीका भी अपनाया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका अपनाया जा रहा है, ये कैसे सही है, और इसको इन्होंने पहले प्रूव किया है। तो ये एग्जाम्पल देते हैं तिहाड़ जेल का, जहाँ पर 15 साल पहले क्या होता था कि जो कैदी थे वो भाग जाते थे। जब उनको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए लेके जाया जाता था तो प्रिजनर्स जो थे वो बीच में भाग जाते थे और ये केसेस बहुत बढ़ रहे थे। इसको रोकने के लिए फिजिकली प्रेजेंट करना ही बंद कर दिया प्रिजनर्स का, और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में प्रेजेंट करने लग गए। ठीक है, तो एक तरीके का ऑनलाइन कोर्ट हो गया। हालांकि शुरुआत में इसके खिलाफ लोगों ने काफ़ी बोला, बट धीरे धीरे देखा कि ये जो तरीका है काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो रहा है। फाइन, उसके बाद अभी हाल ही की बात है जब जो डिवोर्स वगैरह के केस होते हैं उसमें इन ऑनलाइन कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआरआईज वगैरह जिस केस में इन्वॉल्व होते हैं उसमें वर्चुअल कोर्ट्स या फिर ऑनलाइन कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है वीडियो कॉलिंग करते हुए। इससे क्या होता है, लोगों का टाइम बचता है, एक जगह से जगह पर जाना नहीं पड़ता, कॉस्टिंग बचती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि केस जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। ये जो पेंडिंग ऑफ केसेस होने लग जाते हैं कि कभी एक बंदा आया है, अपोजिशन का नहीं आया है, कभी वकील नहीं है, कभी जज नहीं, तो ये दिक्कतें इससे सॉल्व होने लग जाएंगी। पंजाब हरियाणा ने भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। इन्होंने एक स्टेप ये और आगे बढ़े, कैसे इन्होंने जो वहाँ के से डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका एविडेंस लेना होता है, उनको इन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही जोड़ा कोर्ट में। तो इससे जो एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता है वो बच जाता है। दूसरी चीज़, टाइम बहुत बच जाता है। हमारे डॉक्टर का काम, कहीं उनको काम है तो वो चीज़ रोकनी नहीं पड़ती है। तो जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं और साथ में केसेस भी सॉल्व होते चले जाते हैं। इसका ये फ़ायदा है बहुत बड़ा। पेपरलेस वर्क वर्किंग एट सम हाई कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट है जहाँ पर पेपरलेस वर्क हो रहा है, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसमें पेपरलेस वर्क को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सॉफ्ट कॉपीज़ और ई फाइलिंग, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये सब हो रहा है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कभी आप लोगों ने इसके कांटेक्ट में आए होंगे तो आपको पता चला होगा। तो काफ़ी एडवांस हो रही हैं सारी चीज़ें, और बहुत अच्छी बात है ये कि हम इसी तरीके से एक पेपरलेस कोर्ट भी बनाएं। जैसे कि पेपरलेस वर्क अभी कोर्ट में हो रहा है, वैसे क्यों ना हम पेपरलेस कोर्ट बनाने की कोशिश करें। अब देखिए, इसके अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं वो तो अभी हमने देख ही लिया कि देखिए लॉकडाउन में भी अगर केसेस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो बढ़ेंगे नहीं, और कई सारे जो मेजर प्रॉब्लम्स थे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है इसी दौरान। ठीक है, तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। हाँ, ये सही बात है कि चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस है कि इससे लोगों का यूज टू ना होना। जो जजेस हैं उनको कैमरा फेस करने की आदत नहीं है, वो वहाँ पर कॉन्शियस फील कर सकते हैं। जो लॉयर्स हैं उनको भाई जज के सामने खड़े होकर के दलील देने में और बात करने की आदत है। वो जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे तो हो सकता है कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन ना आए, उनका बॉडी लैंग्वेज ना आए, और वो जो कहते हैं केस लड़ने वाली बात, वो फीलिंग उनके अंदर ना आए। तो देखिए, ये सारी जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व तो किया जा सकता है धीरे धीरे। जब ये सिस्टम आप अडॉप्ट करेंगे तो आप उस तरीके से काम करना भी शुरू कर देंगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं, दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मैनेज किया जा सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं, हुई भी हैं। बताया इन्होंने कि टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे कि बीच बीच में वॉइस का चले जाना, क्रैक आ जाना बीच में, या फिगर ही नहीं रहता क्योंकि बैंडविड्थ काफ़ी कम होता है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जांपल के तौर पे जम्मू कश्मीर में एक केस की हियरिंग थी, और वो केस क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ 4G। 4G को रिस्टोर करने का जो केस चल रहा था उस दौरान इसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें देखा गया कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और जज ऑल्सो नीड लॉयर ओकेजनली नीड्स टू कंसल्ट देयर क्लाइंट। अब देखिए, कुछ अदर प्रॉब्लम टेक्निकल के अलावा जो कुछ प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि कई बार जजेस को आपस में डिस्कस करना होता है केस को, लॉयर्स को आपस में डिस्कस करना होता है, या लॉयर को क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। लेकिन अब क्या होगा कि सभी लोग अलग अलग जगह पर हैं, तो कैसे वो डील करेंगे, कैसे वो बात करेंगे? तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, एक डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का हैज़ वॉइस अ कंसर्न दैट 90% ऑफ द लॉयर आर नॉट कंप्यूटर लिटरेट। ये चैलेंज क्रिएट करेगा। 90% ऐसे लॉयर हैं जिनको कि कंप्यूटर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, और ऑब्वियसली उनको शुरुआत से उस बारे में कभी बताया नहीं गया है। उनके कोई भी लॉयर के घर पर आप जाइए तो बहुत सारी आपको किताबें मिलेंगी, बहुत मोटी मोटी किताबें मिलेंगी,
लेकिन उनको उसी तरीके से पढ़ करके, केस को ढूंढ करके और पढ़ना, फिर उसको जाके डिस्कस करना, उस चीज़ की आदत है। कंप्यूटर का की जो शिक्षा है वो अभी तक इस फील्ड में नहीं दी जा रही है, तो ये एक चैलेंज यहाँ पर क्रिएट करेगा। लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आर नॉट स्टैटिक बट मिरर सोसाइटल नीड्स ऑफ द ऑफन शेप देम। जाहिर तौर पर अब जो नेसेसिटीज़ हैं वो बदलती जा रही हैं, उसके हिसाब से हमें भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी चीज़ों को बदलना होगा। ये अभी नीड ऑफ द टाइम है। एग्जाम्पल एक और देते हैं, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है दिल्ली का। दिल्ली में जो ट्रैफिक ऑफेंस हो रहे थे, इसको कंट्रोल करने के लिए अगस्त 2018 में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया गया, पायलट वर्चुअल कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। और इसमें क्या चीज़ों को बताया गया कि जो लोग गिल्टी थे, जैसे किसी ने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, ठीक है, तो उनको जो भी पे देना है, उनको फ़ाइन देना है, तो उनके पास अपने आप वो चला आता है उनका फ़ाइन चालान, और वो उसको पे कर देते हैं ऑनलाइन। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो गया केस। लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा है, फिर भी उनके पास चालान का नोटिस आता है, फिर वो ट्रायल के लिए जा सकते हैं, है ना। उसके बाद उनके पास ऑप्शन है कि भाई आप ट्रायल के लिए जाओ, आप उसके लिए फिर ट्रैफिक कोर्ट में जाओ। और इससे क्या होता है कि कितने लोग पहुंच जाएंगे, जो ट्रैफिक रूल नहीं तोड़े होंगे वो ट्रायल के लिए जाएंगे, या जो अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करते हैं वो ट्रायल के लिए जाएंगे। लेकिन ये तो मिनिमम सा फाइन पे करना है, जो लोग गिल्टी हैं वो उसको ऑनलाइन पे कर देंगे, तो लोगों के लिए भी आसान हो गया, और जो ये ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी आसान हो गया। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप उन्होंने बताया जो दिल्ली में इसका यूज़ किया गया, और इससे काफ़ी काफ़ी केसेस कम हो गए। लोगों ने बहुत ही सिंपली इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइन भी पे किया जो लोग गिल्टी थे, और इससे एक जज जो है वो बहुत सारे केसेस को संभाल सकता है, क्योंकि केस कम हैं। जब कम केस होंगे तो एक जज ही काफ़ी होगा चीज़ों को संभालने के लिए। ये फ़ायदे इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। कंक्लूजन में यही कहा गया है कि जस्टिस डिलीवरी विल सर्टेनली अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जजेस, लॉयर, litigants will need to adapt the new normal। न्यू नॉर्मल ना हमने कई बार पढ़ लिया इस दौरान, क्योंकि एक्चुअली में ये जो अभी चीज़ें हो रही हैं वो एक नॉर्मल फॉर्म में हमें लेके जाना पड़ेगा। अभी हम डिफेंस वाले सेक्टर में भी देखेंगे कि कैसे वहाँ पे भी एक न्यू नॉर्मल का कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। तो जजेस हों, लॉयर हों, लिटिगेंट्स हों, इन सभी को इस नए फॉर्म को अडेप्ट करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये आपके जस्टिस सिस्टम में भी इसको यूज़ करना चाहिए। ओपन कोर्ट विल रिमेन एज ऑल्सो ओपन जस्टिस, बट सम डिफिनेशंस विल चेंज विद अ मोर अग्रेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़। जो ओपन कोर्ट है वो आज भी ओपन कोर्ट रहेगा, वो अभी भी जस्टिस के लिए ओपन रहेगा, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल को बढ़ा देंगे तो वो चीज़ों को और रिफाइन कर देगा, राइट। नॉट ओनली इन द कन्वेंशनल बट द ऑनलाइन एंड वर्चुअल कोर्ट्स। कोर्ट सिर्फ कन्वेंशन ना हो, बल्कि जो हमने तीनों कोर्ट का जिक्र किया शुरुआत में, 1, 2 एंड 3 टाइप, वो तीनों टाइप हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। जिनके पास समय है, जो जाके फिजिकली प्रेजेंट होना चाहते हैं, वो जाके प्रेजेंट हो जाए। जिनके पास समय नहीं है, तीन तीन लोग हैं ना, 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जज, लॉयर और लिटिगेंट, तो इसमें से कोई भी जो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, नहीं जा सकता, वो भाई टाइप 2 का इस्तेमाल कर सकता है, राइट, ताकि केसेस रुकना ना पाए, पेंडिंग में ना चले जाएं। और तीसरा जो बहुत दूर है, बाहर है, अलग कॉन्सेप्ट वो यूज़ करना चाहते तो वर्चुअल कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीड ऑफ द टाइम है, इसको हमें चैलेंजेस को ख़त्म करके और अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेना चाहिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है इस पर, टेक्नोलॉजी कैन मेक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मोर एफिशिएंट। इस पर 2-3 आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो सारे पॉइंट्स को एक जगह पे समराइज करके इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स बाय सेंटर एंड स्टेट टू मीट क्राइसिस। कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। समस्याएं तो आपको पता है ना, और सरकार ने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो भी आपको पता है, बट जान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया है 1.7 लाख करोड़ रुपीस का, सो दैट जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं या इन लोगों को के प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके, उनको थोड़ा सा वहाँ पर संभाला जा सके। आरबीआई भी काफ़ी सारे काम कर रही है, रेपो रेट को लगातार कम करती जा रही है। उसके बाद मोराटोरियम भी लगाया गया है 3 महीने तक किसी भी लोन वगैरह पर। तो ये अच्छी बात है जो सरकार, आरबीआई दोनों मिल करके ले रही है। एंड द शार्प रिडक्शन इन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, देखिए जो क्रूड ऑयल प्राइस है ये, इसका दाम काफ़ी नीचे चला गया है। कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बिल्कुल कम हो गया तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में चले जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि जो हमारे शटडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको थोड़ा तो हम झेल पाएंगे, थोड़ा हम उसको नॉर्मल कर पाएंगे।
ये यहाँ पर है। अब चाइनीज़ कैरेक्टर ऑफ द क्राइसिस रिप्रेजेंट बोथ चैलेंज एंड द अपॉर्चुनिटीज़। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। चाइनाज लॉस इन इंडियाज गेन। अब देखिए चाइना में सारी कंपनी क्या करती थी, जाके चाइना में इन्वेस्ट कर रही थी खूब सारा। ओवरऑल हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जाके चाइना में इन्वेस्ट करके वहाँ पे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। अब क्या हुआ, इस वायरस की वजह से उनका बहुत नुकसान हो रहा है। अब वो क्या करेंगे, अब वो एक जगह पर एक ही टोकरी में नहीं रहना चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सारा चीज़ जाके वहाँ चाइना के बास्केट में ही दे दो। वो चाहेंगे कि हम कई जगह पर अपने छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगाएं, अपने छोटे छोटे कंपनीज लगाएं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन कभी भी आ जाए फ्यूचर में तो सब कुछ उनका ना रुके, है ना, सारा काम उनका ना रुके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है भाई। कंपनी वहाँ से आएगी तो किधर जाएगी, इंडिया की तरफ भी तो आएगी। जब इंडिया ने यहाँ पे अभी इतना अच्छा माहौल बनाया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने इतना बेहतर बनाने की कोशिश की, उस रैंकिंग में हमारा नंबर बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स को कम किया गया है, ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। जो पेपर वर्क होता है उसको काफ़ी आसान बना दिया गया है ना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे स्टेप सरकार ने पहले ही लिए हुए थे, जिससे कि हम ऑलरेडी चाइना में बेस्ड जो कंपनी उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। एमएसएमईज सेक्टर के लिए कैसे हो सकता है, एमएसएमईज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए हालत बहुत ख़राब है एमएसएमईज की, हमने डिस्कस किया हुआ है। उनके पास अभी ना तो कोई बफर सिस्टम है, ना पैसे हैं, ना बैंक लोन देने को तैयार है, लेकिन इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम इनको एक बैकबोन की तरह यूज़ कर सकते हैं इकॉनमी की। अगर हमने यहाँ पर इन्फ्लक्स शुरू कर दिया, पैसे के फ़्लो को बढ़ा दिया, इस तरफ ध्यान दे दिया, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो खैर इनके पास बहुत बुरी हालत है, लेकिन इसमें अगर सरकार ने इनको सपोर्ट कर दिया। एक असेसमेंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO का, इसमें बताया जाए कि दीज रिलैक्सेशन विल हेल्प रीस्टार्ट अबाउट 80 to 85% ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चर यूनिट्स। सरकार ने जो इनको अभी तक रियायतें दी हैं उससे इनका काफ़ी फ़ायदा होगा, और इससे 80 to 85% जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो दोबारा से काम करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, इसको जितना हम ज़्यादा इन्हांस करेंगे उतना ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम लगातार क्रिएट करते चले जाएंगे। MSME एंड स्टार्टअप आर द वर्स्ट हिट, और इस कोरोना वायरस की वजह से स्टार्टअप्स और MSMEs का आपको पता ही है कितना ज़्यादा इससे हिट हुआ है। सिडबी का जिक्र यहीं पर है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स वाइज सिडबी एंड अदर स्कीम्स टू हेल्प MSMEs। अभी देखिए हालांकि कोई सा अनाउंसमेंट आया नहीं है, बट गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है, इसमें सिडबी की मदद ले रही है। अभी मैंने आपको बताया कि सिडबी का काम ही होता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प करें। तो इनकी मदद से MSMEs को हेल्प करने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि अगले 6 मंथ्स का क्या प्रोग्राम पूरा हो सकता है। अनदर फोकस एरिया MSMEs के अलावा क्या क्या है, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मिनरल। फार्मास्यूटिकल में आपको पता है कि जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो भारत टॉप पर है, लीड कर रहा है अभी। तो हम और इसको और अच्छे हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं, हमें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ही, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव के तौर पर जाएँ तो टेक्सटाइल और अपैरल सेगमेंट जो है उसको अच्छा बनाने की ज़रूरत है। अब ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर, अपैरल सेगमेंट, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, MSMEs इंडस्ट्रीज़। आप इसको ओवरऑल देखने की कोशिश कीजिए कि इससे क्या होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मनी का फ्लो बढ़ने लग जाएगा, तो इकोनॉमी का जो पहिया है वो अपने आप अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ है अगर हम इन सारे एरिया पर फोकस करते हैं। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट पर हम काम कर सकते हैं, और कई तरीके के काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि इस समय जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी क्या है, अपनी इकोनॉमी को बैक टू नॉर्मल करना, फिर से उसी सिचुएशन पर लेकर के आना। जिस स्थिति से अभी गुजर रही है हमारी इकोनॉमी उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्लैटरिंग द कर्व इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया इज़ बैटलिंग विद द मेडिकल कम इकोनॉमिक इमरजेंसी थ्रू आइसोलेशन। हम एक तो मेडिकल इमरजेंसी से तो हम लड़ ही रहे हैं। आप देखिए कोरोना वायरस की वजह से लोगों के लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइवलीहुड भी स्टेक पर लगा हुआ है। तो दोनों चीज़ को कर्व करना, ख़त्म करना, और फिर से अपनी चीज़ों को नॉर्मल करना, इकोनॉमी को बैक टू नॉर्मल लेकर के आना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन दिया गया, इसको आप ट्राई करेंगे। डिस्कस डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम ब्रॉट बाय द COVID-19 प्रेजेंटली। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल होगा डिफेंस स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर। देखिए इन्होंने क्या कहा है। इनका मानना है कि इस समय में डिफेंस के ऊपर अभी कोई खर्चा वगैरह नहीं हो रहा है।
तो इसमें क्या स्ट्रेटजी इस समय की होनी चाहिए, ठीक है। पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, फिर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में इनका कहना है कि द फ्रीजिंग ऑफ फ्रेश कैपिटल एक्विजिशन बाय डिफेंस फोर्सेस, डिलेज इन प्रोक्योरमेंट, इंडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी नए ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट में भी डिले किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी फ्रेश कैपिटल एलोकेट नहीं किया जा रहा है डिफेंस फोर्सेस को। तो इस समय में क्या अप्रोच होना चाहिए? इट इज़ ईजी टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम भी है, ये जो एग्जिस्ट करता है प्रॉब्लम, उसको हम शॉर्ट टर्म में कैसे डील करें? तो कुछ डायरेक्टिव्स और गाइडलाइंस को हम इशू करें, ठीक है। किस तरीके के गाइडलाइंस? जिसमें सरकार जो है वो पूछे कि अभी तक जो एलोकेशन हुआ है कैपिटल का, या क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या हम अपने टारगेट को मीट कर पा रहे हैं, किस तरीके का प्रोग्रेस उस तरफ चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस कैसा काम कर रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हम अपने ऑफिशियल्स को, जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे चीज़ों को पता करके बिजी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए? इंस्टेड दिस शुड बी एन अपॉर्चुनिटी। हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, ठीक है। और पूरा का पूरा जो इंडियन मिलिट्री सिस्टम है और जो कल्चर, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। अभी हम किसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे? जुडिशियल सिस्टम की। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो मिलिट्री सिस्टम है उसको कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने सुझाव दिए हैं। इनका कहना है कि देखिए, पाकिस्तान तो इंडिया सेंट्रिक है, मतलब उनको बस इंडिया के ऊपर ही ध्यान रखना होता है कि इंडिया में क्या है, क्या चल रहा है, और उसी बीच में लगे रहते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पर काम कर रहा है, और उसमें जो बेस्ट कॉम्पिटिटर है वो यूएस को समझता है। इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? अब देखिए, चाइना ने ना गैप बहुत कम छोड़ा। चाहे अब इंडिया ये सोचता है कि हम साइबर स्पेस में बहुत अच्छा काम कर लें, हम अदर फील्ड में अच्छा काम कर लें, तो इन सारी जगह पर ऑलरेडी चाइना ने इतना काम किया हुआ है कि इंडिया के लिए जगह वहाँ पे बहुत कम है। तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया अब थ्रेट बेस्ड मेथोडोलॉजी से हट करके मल्टी डिसिप्लिनरी कैपेबिलिटीज़ के बारे में सोच सकता है, ठीक है। पहले क्या था कि हम तब काम करते हैं जब हमें थ्रेट लगता है, हमें लगता है कि उधर से एक आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो अब चलो अटैक करो, और तब हम अपनी रणनीति को बनाना शुरू करते हैं, और तब हम मेथड्स को अपनाना शुरू कर सकते हैं। इसके बजाय क्यों ना हम मल्टी डिसिप्लिनरी कैपेबिलिटीज़ को अपने अंदर इन्हांस करें। तो आखिर ये कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं? ये 5 विजिबल सिलोज यानी कि पिलर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। पहला, क्रिएशन ऑफ इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़। इसको ले जाके जोड़ दीजिए कहाँ पर? मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट में। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट में क्या कहते हैं? हम हर चीज़ को इंडिजिनस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। क्यों ना आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको हम इंडिजिनस बनाने में काम करें। दूसरा, लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको एक अलग अप्रोच देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लीडरशिप मतलब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लीडर नहीं है, उसकी कमी है। लीडरशिप का यहाँ मतलब है कि उसको और क्रिटिकल बनाया जाए, और बहुत ही एडवांस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेने की ज़रूरत है। उस थिंकिंग को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, वर्ल्ड व्यू को देखने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग और एजुकेशन पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। किस तरीके का ट्रेनिंग, किस तरीके की एजुकेशन, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला इन्होंने क्या बोला कि आप इंडिजिनसली डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को क्रिएट करो, इसके बारे में प्लान करो, सोचो, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, क्रिटिकल कंपोनेंट में लीडरशिप आता है। लीडरशिप को और इन्हांस किया जाए। जो अभी इंडिया का सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम, वो काफ़ी हायरार्किकल है, सिक्वेंशियल है। तो उससे थोड़ा सा अलग अप्रोच करके हम ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में सोच सकते हैं। इसको और इन्हांस कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग को अडेप्ट किया जा सकता है, कई तरीके से नर्चर किया जा सकता है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर आते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। इनका कहना है कि ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो तो है ही, लेकिन जब हम बात नाटो वगैरह की करते हैं या अदर बड़े फर्म्स की करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोगों को, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उनको कुछ समय के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है। वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में क्यों भेजा जाता है? ताकि वो सिविलियंस के कांटेक्ट में आए, पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर्स, इन सब के बारे में सुने, देखें और महसूस करें, है ना, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान। और उससे क्या होगा? उनके अंदर जो एजुकेशन बिल्ट है वो भी होगा। दूसरी चीज़, वो एक सिविलियंस के बारे में वो लोग क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, वो समझ पाएंगे। और फिर वहाँ से जो हमें टैलेंट है वो दिखेगा,
है ना, और वो पूरे सिस्टम को और ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। वूका, वूका का फुल फॉर्म जान लीजिए, वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस। तो कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड है ना वो अब ऐसा ही होता जा रहा है। वोलाटाइल, देखिए कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया है, सब कुछ वोलाटाइल है, अनसर्टेन हो गया है, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। इस समय में अगर आपको ये लगता है कि एक देश दूसरे देश से जाकर के लड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होने वाला है कि हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को चलाने की ज़रूरत है जहाँ मिल कर के ऐसे थ्रेट्स को काउंटर कर पाएँ। मतलब अब इकोनॉमिक एंगल से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस भी बताए हैं कि सिविल सेंट्रिक अप्रोच, सर्विस सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, जॉइंट ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है, नेवी आर्मी के साथ मिल करके। फिर ये जो इंडियन नेवी है वो अमेरिकन नेवी के साथ या अदर कंट्री की नेवी के साथ मिल करके ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाते हैं, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्होंने बताया कि इन इन एरिया में, इन जगह पर काम अच्छे से किया जा सकता है, और ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है, एक अलग एंगल है इस आर्टिकल का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आप लोग अगर एक लोग भी, अगर अपने एक दोस्त को भी शेयर करेंगे ना, तो एटलीस्ट उनको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन होता है। आप में से जिसको पसंद आता है ये आर्टिकल की डिस्कशन, जहाँ जो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं।